हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके न्यूज प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को जुमे का खुतबा देने की अनुमति दी गई। 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उन्हें श्रीनगर के नौहट्टा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत मिली। इस मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। मौलवी उमर फारूक ने इस मौके पर जज्बाती भी बयानात दिए और जज्बात में डूबे हुए नजर आए। अपने खुतबे के दौरान उन्होंने कहा कि हमें मसले कश्मीर को लेकर समाधान की बात करनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हमेशा चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित भाई वापस लौट आएं। मीरवाइज उमर फारूक साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से नजरबंद किए गए थे। मीरवाइज को मिली अनुमति का ज्यादातर विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा है कि वो पार्टियां जो ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं लौटी है, नॉर्मलसी नहीं आई है, तो ये उसको क्या कहेंगे इस कदम को। जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि पर्यटकों की तादाद बढ़ी है और लाल चौक जो कि ऐतिहासिक माना जाता है, वहां पर मुल्क का तिरंगा झंडा लहराया जाना और साथ ही साथ पत्थरबाजी ना के बराबर होना, तो ये अच्छे दिन नहीं या फिर नॉर्मलसी लौटना नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। आज इसी सवालों के साथ कई खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। तो इस कदम का, प्रशासन के इस कदम का विपक्षी दलों की तरफ से स्वागत किया गया है और साथ ही साथ कई सवालात भी खड़े किए गए हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि एक के बाद एक माहौल में बेहतरी आना और एक के बाद एक कदम को उठाया जाना, क्या इसे सामान्य हालत या फिर नॉर्मलसी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करेंगे चर्चा उनके साथ। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए फारूक रेंजू शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी स्वागत करते हैं। और एक और खास मेहमान हमारे साथ आपसे कुछ देर बाद होगी, इरफान हफीज लोन साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि फारूक रेंजू शाह साहब, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के तानेबानों को अपने नजरिए से देखते हैं, आज का जो प्रशासन का कदम था मीरवाइज उमर फारूक को जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत देने को आप किस तरह से देखते हैं? और जो विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है प्रशासन को, क्योंकि जब अदालत का दरवाजा खटखटाया गया उसके बाद उन्हें मजबूरी के तौर पर यह फैसला लेना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का और केंद्र सरकार का सीधे तौर पर इस पर यह कहना है कि एक के बाद एक बेहतर तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि हालात बेहतर होते हुए कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं? मैं ये पॉइंट तो बहुत ही क्लियर अंदाज में मानता हूं कि ये बेहतर
हालात जो है कश्मीर में और दिन ब दिन बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं, G20 बड़ा सक्सेसफुली हुआ, तो लोगों का जो रुझान पहले से था, लेकिन जो वायलेंट फोर्सेस थे उनकी वजह से यहां पे डिस्टर्बेंसेस थी, वो बिल्कुल उसका ग्राफ बिल्कुल जीरो हो गया। अब कोई आज वो ISIS के परचम नहीं उठे उसी जामिया में नमाज जुमा के बाद। तो एक इट इज एलिमेंट ऑफ सक्सेस, बट एट द सेम टाइम एक मामूली पिक्चर ने इसका सारा हुलिया ही बिगाड़ दिया। जो एम्यूनिशन मिला, जो महबूबा जी ने या नेशनल का या दूसरे लोगों को, एक नेचुरली हर एक को, ये इवन पाकिस्तान को भी एम्यूनिशन मिला, जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर वक्फ के चीफ ने एक फोटो रिलीज किया कि इसको रिलीज करने से पहले मैं उसके घर गई और उसके बाद उसको रिलीज किया गया और फोटो दिखाया, तो उससे एक तो अननेसेसरली ये तासुर हो गया कि ये बराबर 4 साल तो बंद थे, तो गवर्नमेंट ही झूठ बोलती थी। नंबर सेकंड, उस फोटो ने तबाही, जैसे बुरहान के वक्त डेड बॉडी के फोटो ने एक तालका सा मचाया, इससे एक तालका मचाया। और अभी मीरवाइज ने आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया, उसने कहा था तो ये फोटो तो फेक है, ये तो 1 साल पहले की फोटो है, जब ईदगाह में जो वहां जो जिसको ये मार्टियर्स ग्रेवयार्ड ये बोलते हैं, जो उन्होंने लिखा है मार्टियर्स ग्रेवयार्ड अपने में, उसके लिए कैंसर हॉस्पिटल की तजवीज लेके आई थी। तो इसका मतलब है ये मशवरा लिया जाता था, वो न सिर्फ आजाद थे बल्कि मशवरा भी लिया जाता था। तो अगर ये मशवरे के तौर पर 1 साल पहले, तो इसको आज प्रशासन को ये फोटो रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी, जिस तरह बुरहान वानी के वक्त डेड बॉडी की फोटो रिलीज की गई जिसमें सारे लोग कंफ्यूज हो गए और अचानक लावा जैसा फटा, तो इसने एक एम्यूनिशन दिया, जो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा देखो जी ये फोटो कातलों का फोटो है जी, एक तरफ कातिल है, एक तरफ मकतूल है, और दूसरी तरफ इसने महबूबा जी ने भी बहुत जबरदस्त एक एडवर्स कमेंट कहे, लेकिन वो भूल गई महबूबा जी कि ये हालात कभी थे नहीं जब उसके वक्त जुमा नमाज होती थी, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त जुमा नमाज होती थी फ्राइडे पियर्स, तो ISIS के ब्लैक झंडे जिसपे उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं, इनको ये झंडे लेकिन वो गन लेके बंदूकें लेकर जामा मस्जिद पे, इवन एक दफा तो पोडियम को भी उन्होंने तोड़ा था और पोडियम के ऊपर चढ़े थे। ये तारीख है, मैं जो बोल रहा हूं वो तारीख का हिस्सा है। तो आज एक तरफ से अगर एप्रिसिएशन है, लेकिन फोटो की बनावट और फोटो को गलत टाइम पर रिलीज करने ने भी इस सारी अचीवमेंट को थोड़ा सा ठेस पहुंचाई। ठीक है, तो आपने दो रुख को कहीं ना कहीं सामने रख दिया है कि एक तरफ तो रिहाई उन्हें इजाजत दी गई, अनुमति दी गई, और दूसरी तरफ इस तरह के पोस्ट से कहीं ना कहीं एक भड़का देने वाला माहौल भी पनप सकता है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे बचना चाहिए था। तो मशवरा भी कहीं ना कहीं था। एक और खास मेहमान जिनका जिक्र अब से कुछ देर पहले हमने किया था, लीगल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद इरफान हफीज लोन साहब, आपका वेलकम करते हैं, शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज की मौलवी उमर फारूक को अनुमति दिया जाना, जाहिर सी बात है विपक्षी दलों और बीजेपी ने भी इसका स्वागत किया, और बीजेपी ये कह रही है कि अब और क्या चाहिए इन्हें, यानी विपक्षी दलों को और क्या चाहिए ये बताने के लिए कि और क्या उदाहरण और क्या एग्जाम्पल्स इन्हें दिए जाएं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी जो है अब बेहतर से बेहतरीन हो चुकी है। क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपकी क्या राय? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कहना चाहेगी? बारे में तो मैं डिसएग्री करता हूं कि भाई इसको आप नॉर्मलसी नहीं कह सकते हैं। मतलब 4 साल अगर उन्होंने बंद रखा और आज अगर उनको हाउस अरेस्ट से निकाला है जी, तो उनको चलो अपनी गलती का अगर एहसास हुआ है कि ये हमारी जो पॉलिसी है, ये जो हरदर्मी है और फोर्स्ड जो सुप्रेशन है, ये इफेक्टिव नहीं है यहाँ, और इससे जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने के कोई चांस नहीं लगे हैं। तो 4 साल तक उन्होंने अंदाजा कर लिया होगा कि भाई अनरेस्ट जो है दैट इज ब्रूइंग अंडरनीथ, और आज बहुत अच्छा फैसला लिया
मैं तवक्को करूंगा कि जिस तरह एक ये अच्छा फैसला है, इसके बाद इस जितने भी सियासी लोग नजरबंद हैं या जेलों में बंद हैं या PSA के तहत बंद हैं, और जितने भी बेगुनाह लोग जो हैं मुख्तलिफ जो जेलों में बंद हैं, उनके बारे में भी इसी तरह का फैसला बहुत जल्द सरकार लेगी। अगर देर आए दुरुस्त आए, बहुत वक्त लगा दिया, 4 साल बहुत बड़ा वक्फा है, 4 साल से भी ज्यादा हो गया है। अब 4 साल के बाद आपने किसी आदमी को घर से बाहर आने की इजाजत दी है कि वो पलपिट से जाकर सरमन दे सके जहां का वो इमाम है। और बहुत अच्छी मैंने सुना कि स्पीच भी की है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो सब चाहती हैं कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो है वो बातचीत से हो सकती है। आप सुप्रेशन से नहीं कर सकते, आप गन के जोर पर नहीं कर सकते, फोर्स लगा के नहीं कर सकते। गन किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं, लड़ाई किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। उसके लिए मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब चाहती हैं कि इसका बातचीत से हल किया जाए। बातचीत किस तरह की होनी चाहिए वो गवर्नमेंट का काम है, किसके साथ होनी चाहिए वो गवर्नमेंट का फैसला है, गवर्नमेंट किससे बात करना चाहती है। तो ये मुझे लगता है कि एक राइट डायरेक्शन में, इट इज अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हम इसकी सराहना करते हैं, बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने, और हम तवक्को करते हैं कि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो मजीद लिए जाएंगे गवर्नमेंट लेवल। ठीक है, तो सराहना सभी लोगों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है कमोबेश। इरफान हफीज लोन साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज मौलवी उमर फारूक को जुमे के खुतबे की इजाजत मिली और उन्होंने नमाज भी अदा की। इस मौके पर जज्बाती भी नजर आए, जज्बाती मनाजर भी देखने को मिले, समर्थकों की भारी भीड़ थी, नेताओं की तरफ आज से खैर मकदम किया गया, स्वागत किया गया। लीगल एक्सपर्ट इसे किस तरह से देखता है, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए सना जी, मैं यही कहूंगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, ये रूह है संविधान का। ये वाकई ही एक लोकतंत्र में इसकी बहुत अहमियत है। और आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, रूह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और हम उम्मीद करते हैं कि हर किसी को ये राइट जो है फराहम किया जाए, किसी को भी इन ब्रेजन वायलेशन ये वायलेट ना हो। तो हमारा ये इसका हर कोई शख्स जब एक इतना राइट टू लाइफ जो है ये एक इनएलिनेबल राइट है, तो हम हर कोई जब भी ऐसा कोई डिसीजन किसी को ये राइट फराहम किया जाता, अगर उसे छीना गया था तो हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, आज हमारे अभिजीत जी यहां पर है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हम इनसे बताना चाहेंगे कि जो भाजपा की सरकार केंद्र में है और जो यहां का प्रशासन था, उनका यह कहना था कि जो ये मीरवाइज साहब है ये बिल्कुल बंद नहीं है, ये इज ए फ्री मैन, फ्री पर्सन। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, आज सारे लोग मुबारक दे रहे हैं, आज हमारी मोहतरमा बहन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी वहां मुबारक के लिए चली गई। तो कल तक तो यही भारत सरकार कह रही थी कि इट्स फॉल्स, ही इज नॉट डिटेन्ड, ही इज ए फ्री पर्सन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी बात, जिस तरीके से 370 हटाया गया, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा था सदन में कि वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब या कोई भी नेता बंद नहीं है, वो यहां आ सकता है, सांसद में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हकीकत में बाद में पता चला कि ही टू वॉज बुक्ड अंडर PSA। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से आप पूछिए, इतना बड़ा झूठ क्यों आप बताते हैं और यू टर्न क्यों लेते हैं। और मैं आपको एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रशासन का यह कहना था, सरकार का, और संसद में भी सबको यही कहते थे कि भाई यहां पर वो बंद नहीं है, मीरवाइज खुले बिल्कुल फ्री मैन है। और उसके साथ साथ सना जी, हम चाहेंगे जितने भी हमारे नौजवान बच्चे मुख्तलिफ रियासतों में जेलों में है, गरीब लोग हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। मैं एज ए लॉयर कहता हूं आपसे, हम देखते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते अपने बच्चों को, एटलीस्ट उनको अपने रियासत में लाइए, यहां पर कश्मीर में लाइए, वो उनका राइट है उनके पेरेंट्स का, उनके बच्चों को मिलना मुख्तलिफ राज्यों में। और हम चाहते हैं, जैसे जय साहब ने कहा, भी इकबाल साहब ने, मुजफ्फर साहब ने, हम चाहेंगे कि बातचीत से
इस मसले का हल हो। यहां अभी भी अफसफा है, यहां अभी भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। हाल ही में आपने देखा कीमती 3 जाने हमारे डीएसपी और आर्मी के 2 वरिष्ठ अधिकार किस तरीके से उनका परिवार रो रहा था। तो हम चाहते हैं यहां शांति नहीं, अभी भी खून बहता है। 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं आए, खून फिर बह रहा है। इसलिए ये देश जो है एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, ये हम चाहते हैं इस देश के हित में। सवाल आपसे किए गए हैं और यहाँ पर ये भी बता दो इरफान हफीज लोन साहब, आप अगर हिंदी पढ़ते हो तो हमने जो टेक्स्ट लिया है वो ये लिया है कि खुतबा देने की उन्हें अनुमति दी गई। हमने कहा नहीं कि रिहा किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो आप उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि सभी लोग फ्री हैं जम्मू कश्मीर में, तो रिहाई कैसी जिसका आज खैर मकदम किया जा रहा है। यही सवाल आपका था। अभिजीत जसरोटिया साहब इस पर रिएक्शन देंगे। अभिजीत साहब, इस पर रिएक्शन आपका, और साथ ही साथ जो आप पर सवाल खड़े किए गए हैं दोनों पैनलिस्ट की तरफ से, और एक तो ये कि दरख्शा इंद्राबी साहिबा ने जो 12:12 पर जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, उसका भी कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता हुआ समाज पर दिखाई दे रहा है। रिंजू शाह साहब ने इस तरफ इशारा किया है, तो ये क्या है? इसका मतलब लोग अब ये सोचने लगेंगे कि सरकार का कोई नुमाइंदा या प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने गया और उसके बाद ये कदम उठाया गया। अभिजीत साहब। सना जी, मैं जरूर चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने सबको सुना है मुझे भी जरा टाइम दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी के जवाब मुझे ही देने हैं, तो मैं इसके अंदर थोड़ा टाइम भी चाहूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, जिस तरह से हमारे लोन साहब अभी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि किसी को बंद करना और रिस्ट्रिक्शंस दोनों में बड़ा अंतर होता है। दोनों का अंतर आपको इस चीज में पता होना चाहिए। बाकी कानूनी मापदंड है, कानूनी मापदंड के चलते इस देश का कानून सबसे ऊपर है। और कम से कम मैं आपको ये जरूर एश्योरेंस देना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहां पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पूरी तरह से कानून जो है वो अपने रूप में यहां पर उसकी पूरी तरह से पालना की जा रही है। मुझे वो भी याद है, इसी मस्जिद के वो टाइम याद है जब अयूब पंडित जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उसी टाइम के अंदर उनकी लिंचिंग, मॉब लिंचिंग की गई थी। वो भी मुझे टाइम याद है। तब कानून कहां था? तब जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इसका जवाब दें। पीडीपी के टाइम पर जब यहां पर आईएस के झंडे लहराए जाते थे, वो भी जरा टाइम आपको याद होगा। और आज सब कुछ अमन और सुकून हर तरफ है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो मैं चाहूंगा, और मैंने आज से पहले 6 महीने पहले एक लोकल चैनल को अपने इंटरव्यू देते हुए बात कही थी कि जिस तरह से 32 साल थे जो मीरवाइज फारूक साहब के जो कातिल थे, जो इन्हीं सरकारों के रहते, इन्हीं की कुर्सियों के पीछे छुपे रहते थे, उनको आज सलाखों के पीछे धरा गया। तो इसी कानून के चलते जब ये बनाना रिपब्लिक से पूरी की तरह से यहां पर कानून आया, तभी 32 साल बाद मीरवाइज फारूक साहब को भी जो है उनके कातिलों को पकड़ा गया। और मुझे लगता है इससे बड़ा और इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा, जो 32 साल तक नहीं मिला। तब मैंने एक अपील भी की थी कि आज इनको चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब मीरवाइज साहब का कत्ल किया गया था आज से 32 साल पहले, तो उसका कारण यह था वो उस समय के जो अनरेस्ट यहां पर था उसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिटिकल हेड्स थे उन सबकी एक एसोसिएशन बना रहे थे। उनका कत्ल कर दिया गया। ब्रॉड डे लाइट मर्डर था, इन कोल्ड ब्लड दैट मर्डर वॉज देयर, और किसी ने उसकी तरफ कुछ नहीं किया। 32 साल तक वो जो मुजरिम थे वो यहां पर खुले घूमते रहे। लेकिन आज जब इंसाफ मिला, तभी मैंने मीरवाइज उमर फारूक से भी उस समय कहा था कि ये टाइम आ गया कि आप अपने जो पिताजी के वालिद के कातिल हैं उनसे उनको सबक सिखाने का ये टाइम है कि मेन स्ट्रीम में आकर अब जमहूरियत निजाम पूरी तरह से यहां पर नाफिज हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब उनको जमहूरियत में आना चाहिए और लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। इससे बड़ी नॉर्मलिटी की और कोई आपको आज एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। बाकी किसकी तस्वीर कब आई, किसने कब पोस्ट की, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं समय शांति की बात करूंगा जो आपके सामने है। वो समय चला गया जो या बाकियों का टाइम रहता है। ये आपके नुमाइंदे हैं ना, जाहिर सी बात है। अभिजीत साहब, एक सेकंड प्लीज, इरफान हफीज लोन साहब प्लीज, उनको वक्त दिया गया, बोलने नहीं दीजिए। 1-1.5 मिनट का वक्त है उनके पास, फिर उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। अभिजीत साहब, ये लोग पूछ रहे हैं भाजपा से, केंद्र सरकार से, आपका नुमाइंदा या आप प्रशासन का कोई नुमाइंदा अगर वो जाता है मिलने के लिए तो सवाल खड़ा होता है। और एक प्रश्न इरफान हफीज लोन साहब का ये था कि जब बोलते हैं कि सभी लोग फ्री हैं, तो अभी भाजपा की तरफ से इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन ने या केंद्र सरकार की तरफ से जो अभी कदम उठाया गया है, तो फिर इसको कैसे मान लिया जाए? जब वो बंद ही नहीं थे तो फ्री कैसे हुए? ये सवाल था, इस पर जवाब चाहते हैं। देखिए, भाजपा को क्रेडिट लेने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी लीडर की जरूरत नहीं है। भाजपा के किए हुए कार्य आपके सामने हैं।
आपके सामने मैंने बता दिया कि मीरवाइज साहब के कातिल आज धरे गए। आपके सामने यासीन मलिक, बीटा कराटे, शबीर शाह, जिन्हें कोई नेल्सन मंडेला और पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, अपनी कुर्सियों के पीछे यहां के मुख्यमंत्रियों ने छुपा कर रखा, आज वो भी सारे के सारे सलाखों के पीछे हैं। इससे बड़ी एग्जाम्पल भाजपा क्या देगी? आपके सामने G20 हो रहा है, आपके सामने करोड़ों के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं, आपके सामने पिछले 60 साल के बाद फर्स्ट FDI 550 करोड़ रुपए की कश्मीर के अंदर आ रही है, और इससे ज्यादा कौन सी डॉमिनेसी आप तवक्को रखेंगे? 32 साल तक जितना 32 साल तक जो खून जेलम में बहा है, उसमें इन सभी लोगों के हाथ जो है मासूमों के खून से रगे हुए हैं। अगर किसी का दामन पाकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का है, तो मैं इनकी सियासत में आना नहीं चाहता हूं। मैं आज की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। यहां पर सब कुछ जो है बिल्कुल कानून की पालन किया जा रहा है और सब कुछ यहां पर सुरक्षित और उसमें बीच में जो एक आधा हादसा होता है उसका निंदनीय है, दुख है, लेकिन करें क्या? 32 साल के खड्डे डालकर रखे इन पुरानी सरकारों ने, उसको भरते थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, इरफान हफीज लोन साहब, मैं आपका भी रिएक्शन इस पर चाहूंगी। और पिछली सरकारों का जिक्र किया तो मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एनसी की भी सरकार जम्मू कश्मीर में रही है, पिछली सरकारों ने जो गड्ढे बनाए थे उसे भरने में वक्त लगेगा, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। मुजफ्फर सर की ऑडियो दीजिए प्लीज। अगर भारतीय जनता पार्टी जी ये समझती है कि यहाँ डिक्टेटरशिप करके बाहर के लोग यहाँ बैठा के रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठकर हुकूमत कर गड्ढे भरे जा सकते हैं, तो वो गलतफहमी में है। अगर उनको लगता है कि लोग इससे बहुत खुश हैं, यहाँ बहुत अमीर और तरक्की हो गई है, यहाँ बिल्कुल अमन हो गया है, तो इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हो? दो आप दोनों तरफ से अब यू आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। एक तरफ तो कहते हैं बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, लोग बहुत खुश हैं। पिछले दिनों सुना था जी 80% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि यही डिस्पेंसेशन रहनी चाहिए। तो पूरे मुल्क में आप फिर सबको यूटी बना दो, यूनियन ऑफ यूटी कर दो, और सबको क्या करो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने बैठा दो मर्जी के, और वही हुकूमत करेंगे। क्या ये जमहूरियत मानी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत है जो पिछले 6 साल हो गए, 5.5 साल हो गए आपको? मई 2018 में यहाँ गवर्नर राज लगाया था आपने, और उसके बाद आज सितंबर खत्म होने वाला है 2020। इरफान हफीज लोन साहब, इतना लंबा दौर डायरेक्ट डिक्टेटरशिप का हमने ये कह रहे हैं कि जो पहले का जो माहौल था, जो माहौल जम्मू कश्मीर में क्रिएट था, उस माहौल से निकालने में उन्हें वक्त लगेगा, तो वो गड्ढे काट रहे हैं अभी कह रहे। सना जी, ये इरफान साहब, मुझे नहीं लगता है कि ये मुजफ्फर साहब आपका वक्त कंप्लीट हुआ। सना जी देखिए सना जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभी बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है वो ये कह रहे थे अभिजीत जी कि यहां पर जो लोग मेन स्ट्रीम से बाहर है उनको आना चाहिए मेन स्ट्रीम में। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी पहले से लोग हैं, 2014 में आपने यहां के इस जनरेशन ने जो आज 18, 19, 20 साल के, उन्होंने कभी चुनाव देखे ही नहीं है क्या होते हैं विधानसभा के चुनाव। पिछले चुनाव 2014 में हुए, वी आर इन 2023, अंदाजा करिए आप। और ये दावत देते हैं कि आप लोकतंत्र में आइए, इन लोगों को हम बताते हैं। आप यहाँ पर 9 साल से 10 साल चले मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, ये कहना है मजबूरी तौर पर अभिजीत साहब कि लोकतंत्र का माहौल तो क्रिएट करिए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जो मानते हैं उन्हें फॉलो करने का मौका आप नहीं दे रहे हैं। क्रिएट नहीं, इन्होंने देखे ना अभिजीत साहब जी। चले मैं इनको जवाब देता हूं, अगर जवाब लेना चाहें तो इनको सबसे पहले बात करिए जमहूरियत की बात जब मैं करता हूं तो मुझे लगता है इनको जमहूरियत का मतलब क्या है कि चंद परिवार यहां पर चीफ मिनिस्टर और एमएलए बन जाएं, उसको जमहूरियत समझते हैं? या जिस तरह से 3 टायर सिस्टम रिस्टोर किया गया, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बनाए गए हुए हैं, और उनमें से काफी सारे लोग जो है यहां पर भी इस समय अवेलेबल है। तो मुझे लगता है यही जमहूरियत निजाम बोला जाता है कि पंच, सरपंच, एक गांव का भी इंसान जो है वो भी आगे बढ़ सकता है, वो भी आगे आ सकता है। वो कौन सी जमहूरियत हुई कि चंद परिवार ही राज करेंगे? पिछले 60-70 साल चंद परिवारों का ही राज चलेगा पूरे मुल्क की। और जम्मू कश्मीर का डिफरेंस है, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कभी थी नहीं। 51-52 की पहली असेंबली उठाकर देख लीजिए कि 12 लाख पॉपुलेशन जम्मू की थी, 10 लाख आपकी थी, और 10 लाख के अंदर आपने 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर को दी थी। कौन सी जमहूरियत थी? 5,000 6,000 के ऊपर आपके एमएलए बनकर और मंत्री बन जाया करते थे, उसको आप जमहूरियत कहते हैं? 5,000 वोट लेकर 1,500 वोट लेकर बनने वाले को मंत्री कहेंगे? अब तो सब कुछ आपके हाथों में है, अब तो चुनाव कराइए सरकार। ये तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि अब तो आपके तरीके, आप जमहूरियत नहीं थी, जमहूरियत को कायम करने की गुहार लगा रहे हैं।
बढ़ चढ़कर लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया इंतखाबात के अंदर, उसे जमहूरियत बोलते हैं। 5,000 और 2,000 की वोट लेकर मंत्री बनने वाले को जमहूरियत नहीं कहा जाता, उसे परिवारवाद कहा जाता है। ये जो अमित शाह का बेटा है वो क्या है? वो परिवारवाद नहीं है। जो दिल्ली में इस वक्त केंद्रीय मिनिस्टर हैं, जो परिवारवाद जिनके बाप मिनिस्टर रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। और क्या ये लोग जो थे, ये आपकी तरह, जिस तरह आपने बेताज बादशाह बिठाए हैं, ऐसे बैठते थे आके? इलेक्शन लड़के बने, चीफ मिनिस्टर बने तो इलेक्शन लड़के बने, एमएलए ने कौन सा मंत्रालय, कौन से एमएलए, कौन से मेंबर पार्लियामेंट कहां बन गए, कौन सी राज्यसभा लोकसभा संभाली है, कहां लोगों के प्रतिनिधित्व की जगह खाई है? उनका जरा उसका जवाब दे दीजिए। कहां लोगों के प्रतिनिधि की जगह खाई है? कोई एमपी बन गए, कोई एमएलए बन गए, कोई मंत्रालय संभाल लिया? इरफान हफीज लोन साहब और रिंजू शाह साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आप दोनों से मैं चाहती हूँ इरफान साहब आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की बार बार बात होती है, एक बार फिर से आपने कहा कि सरकार आखिर क्यों चुनाव नहीं करा रही, तो क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं जल्द से जल्द, तो क्या ये माना जाएगा, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि लोकतांत्रिक स्ट्रीम में इन लोगों को आने की जरूरत है, तो क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर में वो तमाम चीजें जो अभी रुकी पड़ी हुई वो सब कुछ आ जाएंगी एक इलेक्शन होने से? देखिए, इलेक्शन बहुत अहम है। लोगों की जो चुनी हुई सरकार होती है वो बहुत ही मैं केवल लोकतंत्र का केवल इलेक्शन ही लोकतंत्र नहीं है, ये बियॉन्ड दैट है। लोकतंत्र का बहुत वसी मान्य है, लेकिन हम समझते हैं इलेक्शन भी इसका एक एसेंशियल हिस्सा है, इंग्रेडिएंट है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहां पर इलेक्शन ही, आप ऐसे प्रोजेक्ट ना करें जैसे हर समस्या का समाधान इलेक्शन है। इलेक्शन होनी चाहिए, लोगों की सरकार होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में हर हम समस्या, कश्मीर समस्या का भी हल करेंगे, जिस तरीके से हमने शिमला एग्रीमेंट में देखा है। ठीक है, उसमें बात की है कि हर समस्या का हल बातचीत से बार बार किया जाएगा। इलेक्शन की गुहार लगाना और इलेक्शन ना होना जम्मू कश्मीर में, क्या तमाम मसले का हल है? देखिए, एक बात है हाँ। कि ये जो टायर सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वो डालना। हाँ। चाहे आप म्युनिसिपल इलेक्शन, लोकल बॉडीज, आप पंचायत, सरपंच, ये यहां पे भी बैठे हैं जो 5 और सरपंच भी है, तो अच्छी बात है, आने चाहिए। लेकिन हाँ। मैं आपको वेरी क्लियर बताऊं, जी। अगर असेंबली का इलेक्शन होना है, इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, पार्लियामेंट के खिलाफ होगा, अनलेस आप 25 सीटें गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे ऑक्युपाइड है, जिन्होंने एक्सीड किया है इंडिया के साथ, उन सबको मिलाकर फिल न किया जाए। अदरवाइज आप यूएनओ को देते हैं, आप एंटी नेशनल फोर्सेस को एम्यूनिशन देते हैं कि वो पार्ट हमारा है ही नहीं, इसको भरना चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन शुड ये हाईजैक नहीं होना चाहिए बाय माफिया, पॉलिटिकल माफिया। हाँ। ये इलेक्शन डिजिटल होना चाहिए। और आप क्लस्टर से, ये जो पोलिंग बूथ है, ये टेरर बूथ है, ये इन्होंने परचेज किए होते हैं, ये फ्रेंचाइजी पे चलते हैं, ये ठेकेदार चलाते हैं, ठेकेदारों को मालूम होता है। आपका मजबूत तौर पर यह कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर दोबारा शुरू करना है जम्मू कश्मीर में, तो उसे शफाफियत के साथ शुरू करना होगा, वरना इसका कोई माने नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी। फारूक रिंजू शाह साहब, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, माफी के साथ आपका शुक्रिया। इरफान हफीज लोन साहब, आपका भी शुक्रिया। अभिजीत जसरोटिया साहब, आपका भी शुक्रिया। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।